अच्छा जी, कल जो हम चिट्टे बोर्ड पे सवाल कर रहे थे, मरहबा आप 2 मिनट लेट आए। कल जो हम मरहबा मतलब वेलकम। अच्छा, कल जो हम चिट्टे बोर्ड पे सवाल कर रहे थे उसमें बल्कि टाइम था हमारे पास, हम कर सकते थे, आपने भी मुझे याद नहीं कराया। उस सवाल की रिक्वायरमेंट देख के हमें रेट वगैरह लगा के इनके टोटल्स वगैरह कर लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तक हमने सवाल कर लिया था। तो सवाल में लिखा हुआ था जिस इनकम का मैंने आपको रेट नहीं बताया या जिसका भी रेट नहीं बताया उसका 30% है। तो हमने 0% एक जगह यूज़ किया था डिविडेंड में, और इंटरेस्ट में हमने कितना यूज़ किया था 15%। और हमने रूल ये पढ़ा था कि हमारे साल खड़े होकर अगर अगले साल का किसी खास इनकम का रेट पता चल जाए, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, तो जो अगले साल उस पर रेट लगना है वो रेट जो है वो हम यूज़ करेंगे। क्लियर जी? आप हजरात किधर से आ रहे हैं? ओहो, चलो भाई, इधर आ जाओ। वाइट शर्ट मोहतरम, आप कहां से आ रहे हैं? ये टाइम है आने का? ओके, अच्छा जी, नाउ यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बाकी इनकम्स क्या रेट और अलग से गिवन नहीं था, तो कितने परसेंट रेट लगाएं? 30%। इसमें ऑब्वियसली एक ऐसी भी चीज है जो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता आज, प्लांट और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये टाइम है आने का, क्या चल रहा है। अच्छा, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इनके ऊपर अब हमने रेट लगाने हैं, और रेट लगा के जो भी जवाब आएगा सारे DTL और DTA का टोटल कर लेना है। अच्छा यार, अब इस बात को खत्म कर दें आप हमेशा के लिए कि DTL और A को जमा करने ना बैठ जाया करें। तो किसी एक के लिए कोई भी कैलकुलेटर पे साइन पसंद कर लें। मिसाल के तौर पे अगर DTL के लिए पॉजिटिव साइन है, मिसाल दे रहा हूं क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी टाइप एक चीज है, और टैक्स में सेविंग कोई इतना सुनने में नहीं आता खबरों में भी और दाएं बाएं, तो अगर लाइबिलिटी के लिए प्लस साइन यूज कर लें। ऐसी एक बात कर रहा हूं, कोई वो नहीं कि DTL और DTA को अलग अलग जमा कर रहे हो पागलों की तरह। तो कैलकुलेटर पे पकड़ के मिसाल दे रहा हूं, DTS को नेगेटिव लिखें और DTLs को पॉजिटिव लिखें, और अगर जवाब पॉजिटिव आए तो DTL है नीचे, और अगर जवाब नेगेटिव आए तो DTA है नीचे। बजाय कि DTL की अलग लिस्ट बना रहे हो, DTA की अलग लिस्ट बना रहे हो, उस गांव से कितने आए, इस गांव से कितने आए, शुरू से नेट करते जाएं चीजों को। तो इस तरह आप आदत डाल लें। मेरे ख्याल से शायद 90% लोगों ने पहले से ये काम शुरू कर दिया होगा, बजाय कि DTL और A को अलग अलग टोटल करते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब कल वाले की रिवीजन कर लें जरा, जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया था, पेज नंबर 548। कल मैंने आपको प्लांट अकाउंट बनाना सिखाया था और उसमें एक शॉर्टकट तरीके की डिस्कशन की थी, तो उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। अब्दुल्ला राजपूत को मैसेज करो कि दानिश टीए क्यों नहीं क्लास में आए, और अगर नहीं आए तो उनको घर से बुलाया जाए। अच्छा जी, वही परचेज एन एसेट, पेज 548, थोड़ी सी रिवीजन करने लगे हैं WDV मेथड की। वही परचेज एन एसेट कॉस्टिंग ₹200 ऑन जनवरी 2006 एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2007। 6 में कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? पूरा साल। 2007 में 6 महीने। अहमद बार बार ना आया जाया करो। अच्छा, 6 में पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 7 में 6 महीने इस्तेमाल हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले लंबे तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं 200 के ऊपर WDV मेथड। अच्छा, इसमें मैंने ऐसा कोई नहीं लिखा कि नो डेप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, इसमें बस जितने महीने इस्तेमाल हुए उतने महीने आप डेप्रिशिएट करें। एक कॉन्सेप्ट WDV का आपको रिवाइज कराने लगा हूं। कितने रुपए का एसेट खरीदा? 200 रुपए का। किस दिन खरीदा? 31/12/6 को पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। कितनी डेप्शन आ जाएगी? 40। WDV 160। फिर अगले साल 30 जून 7 तक इस्तेमाल हुआ या पूरा साल इस्तेमाल हुआ? 6 महीने इस्तेमाल हुआ। तो बीवी पकड़ेंगे ये वाली 160 को यहां लिखेंगे, इस पे 20% इंटू 6/12। क्या जवाब आ गया? 16। और WDV क्या आ गई? 144। क्या मैं ये कह सकता हूं ये WDV है ऑन द टाइम ऑफ डिस्पोजल? और क्या मैंने डिस्पोजल के साल में डेप्शन चार्ज की है? बिल्कुल की है। मैंने क्यों चार्ज की है? क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात क्लियर होगी? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि नाउ हाउ यू विल अप्लाई द शॉर्टकट। आप अब कैसे शॉर्टकट लगाएंगे? असल में बड़ी इंटरेस्टिंग और मजे की बात है, वो जरा सुनिएगा। आप शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? असल में जो 10% अगर डेप्रिसिएशन का रेट है ना, तो आपको WDV निकालने के लिए चाहिए होता है 90%।
ठीक है। लेकिन अगर किसी साल मेरा एसेट 6 महीने इस्तेमाल हुआ है तो याद रखिएगा 10% डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, ये डेप्रिशिएट हुआ होगा 5%, क्योंकि 10% इंटू 6/12। तो जरा सोचिएगा, अगर एक एसेट 10% डेप्रिशिएट हो रहा है तो अगर मैं डायरेक्ट बीवी निकालना चाहता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 90% से। लेकिन अगर एक एसेट 10% 3 महीने इस्तेमाल हुआ है तो बताएं तो डेप्रिसिएशन कितने परसेंट आ गई? 2.5%। अब अगर मैं बीवी निकालना चाहता हूं तो मैं 90% से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 95% से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि 97.5% से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो आप जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हमारा डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 20%। मुझे बता दें पहले साल एसेट पूरे साल इस्तेमाल हुआ? यस। इसलिए मैं क्या करूं? शॉर्टकट तरीके में 200 पकड़ूं, मल्टीप्लाई कैसे कर दूं? 80% से। जो भी WDV मेरी आएगी, अगर उस WDV की बेस पे मैं अगले साल की WDV निकालना चाहूं तो क्या मैं इस फैक्टर को 80% से डिवाइड करूं या किसी और से डिवाइड करूं? मुझे बताएं पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी थी, इसलिए मैंने 80% से मल्टीप्लाई किया। अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%, इसलिए मैं शॉर्टकट लगाते हुए अगले साल किससे मल्टीप्लाई करूं? 90% से। अब बता दें जवाब क्या आया? 140। क्लियर? तो शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको कहा था अगर बेचने के साल में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़े तो भी हम शॉर्टकट तरीके से चल सकते हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। क्या रेट क्या हो? 17% हो तो आप कैलकुलेटर पकड़ोगे, 17% को 6/12 करोगे, क्या जवाब आया? 8.5%। तो 100 में से इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दोगे, 8.5% इंटू 3/12, जो भी आया पॉइंट्स में चला जाएगा, ज्यादा कोई मसला नहीं। बहरहाल ये शॉर्टकट है यार, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज इट यू कैन अवॉइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको लॉन्ग कट अवेलेबल है, लॉन्ग कट मेरा नहीं इतना टाइम ले जाता है, कोई नहीं, लॉन्ग कट से भी आप चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके चलिए रिवीजन करें इसकी, अगले सवाल पे आए। बहुत अच्छा किया आप आ गए यार, तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया, आप क्लास में नहीं आ गए। वही परचेज रेट ऐसे कॉस्टिंग रुपये 200 रकम जनवरी 2000 चेंज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9/2007। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस सवाल में पिछले सवाल में क्या फर्क है? पिछले सवाल में पहले साल पूरा इस्तेमाल हुआ था और दूसरे साल 6 महीने। इस सवाल में पहले साल और दूसरे साल, अच्छा पहले साल में इस पे 20% लगाऊंगा और अगले साल 20% ज़रब 9/12। ये सीधे तरीके से चल रहे हैं या उल्टी गंगा बह रही है? और पाईजान सीधे तरीके से चल रहे हैं, अभी कहां उल्टी गंगा बह रही है? मैं WDV पे तो नहीं निकाल रहा, मैं तो सीधे तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी क्लियर हो गया। अब अगर मैं आजा अपनी जगह पे आ, वरना सेटिंग नहीं लेती क्लास में। अच्छा अब अगर मैं कोशिश करूं कि मैं पुठे तरीके से चलूं तो ऐसी सूरत में 20% का मतलब होगा 80% और 20 ज़रब 9/12 जरा देखें, 20 ज़रब 9/12 15%। अब 100 माइनस 15 करें 85%। तो अब मैं शॉर्टकट तरीके से कैसे पहुंचूंगा? 200 ज़रब 80% ज़रब 85%, 136। तो that is the shortcut way of calculating DV. Clear? यार मेरा नहीं ख्याल पास पेपर का क्वेश्चन 5 डिस्कस करने की जरूरत है। पास पेपर के क्वेश्चन 5 में अनयूज लॉसेस का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हुआ है, उसमें पिछले साल रेट चेंज था, इस साल रेट चेंज है, उसका कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हुआ है, और पास पेपर के क्वेश्चन 12 के अंदर जो है वो और भी शायद कोई टेस्ट हुआ हो कॉन्सेप्ट। अच्छा फिर भी टाइम मिला तो एंड पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अभी आप आज एक नया कॉन्सेप्ट हम शुरू करने लगे हैं जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। जी भाईजान, आपने सेल रिकॉर्ड की 10 की, किसी ने बताया भाईजान सेल जो है वो 12 रुपए है। सेल रिकॉर्ड की 10 की, किसी ने बताया सेल 12 रुपए है। अब आप मुझे बता दें आप एंट्री क्या करेंगे? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। असल में सेल 12 है, आपने ओरिजिनल एंट्री की 10 रुपए की। अब आपको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल कितनी रिकॉर्ड कर ली? 10। कितनी करनी थी? 12। आप 2 से सेल बढ़ा देंगे,
डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करते हुए आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मैंने सेल अंडर बुक कर ली थी, ऐसे ही बोलेंगे। मैंने सेल अंडर बुक कर ली थी या ओवर बुक कर ली थी? अंडर बुक कर ली थी। क्लियर? अच्छा, आपने सेल बुक की 10 की। अब आपने सोचा कि मैंने सेल 10 की बुक नहीं करनी थी, सेल तो मेरी 7 रुपए की हुई थी। अब आप जो रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे वो करेंगे सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, और ये एंट्री करते हुए बोलेंगे मैंने सेल ओवर बुक कर ली थी। आपको पता है जो बंदा ओवर हुआ होता है ना, उसे फिर उल्टाना पड़ता है, जो ओवर हुआ होता है। तो मैंने सेल क्या कर ली थी? ओवर बुक कर ली थी। ओवर बुक को उल्टाना पड़ेगा और अंडर बुक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा आपने किस सफे पे लिखना है। वी कैलकुलेटेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड डिक्लेयर्ड दोज टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो जो करंट टैक्स की वर्किंग हम करते हैं, वी कैलकुलेटेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स, वर्किंग 1 जिसे कहते हैं करंट टैक्स की वर्किंग। वी कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ये मैं बताऊंगा कहां लिखना है। वी कैलकुलेटेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड डिक्लेयर्ड दोज टू एफबीआर, और वो किसको बता दिया हमने? एफबीआर को बता दिया। अब क्या एफबीआर हमारी डिक्लेरेशन को मान जाएगी या अपनी असेसमेंट भी कर सकती है? हमारे दावे को मान जाएंगे या खुद भी असेस कर सकते हैं? लेटर ऑन, उसी साल, अगले साल, जब मर्जी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, एफबीआर असेस्ड दैट ओवर इनकम इज, मिसाल के तौर पे हमने टैक्सेबल प्रॉफिट बताए थे 10, ओवर टैक्सेबल प्रॉफिट एफबीआर ने रीअसेस किया और कहा ओवर टैक्सेबल प्रॉफिट इज ₹12। आप बताएं हमने अंडर बुक किए हुए थे या ओवर बुक किए हुए थे? अंडर बुक किए हुए थे। अब मुझे बता दें, वी कैलकुलेटेड टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ 10 एंड वी डिक्लेयर्ड दोज टू एफबीआर। हमारी जो डिक्लेरेशन है, यानी हमारा जो दावा है कि हमारे प्रॉफिट्स इतने हैं, क्या एफबीआर वाले उतने ही असेस करेंगे या उससे ज्यादा या कम भी असेस कर सकते हैं? आप कहेंगे ज्यादा ही असेस करेंगे, लेकिन हुकूमत कम भी कर लेती है, कोई मसला नहीं। लेटर ऑन एफबीआर असेस्ड, मैं ये नहीं कहूंगा जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको असेसमेंट का मतलब पता है कि असेसमेंट होती है टैक्स वाले जो करते हैं। अच्छा, लेटर ऑन एफबीआर असेस्ड दैट, एफबीआर ने असेस किया कि हमारे प्रॉफिट्स किस पे आ गए हैं? 12 पे। आप बता दें हमने इधर क्या एंट्री की होगी? सी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, कितने से? 10 से एंट्री की होगी। फर्ज करें ये 2015 का साल है और टैक्स वालों ने हमारा ऑडिट शुरू 10 से करेंगे ना, टैक्सेबल प्रॉफिट 10 है तो अच्छा टैक्सेबल प्रॉफिट 10 है तो रेट लगा दें, रेट लगा दें। ओके गाइस। अच्छा जी, तो आपने रेट लगा के टैक्स से सीटी एंट्री कर दी और सीटीपी क्रेडिट एंट्री कर दी। इसके बाद 2018 के अंदर टैक्स वालों ने हमारा ऑडिट शुरू किया, बल्कि शायद जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको पता होता है अगले 5 साल भी असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हो सकते हैं, पता नहीं क्या अजीब चीजें पढ़ी हुई उन्होंने। तो 2018 के अंदर जो है वो टैक्स वालों ने कहा भाईजान पुत्र, तुम्हारा 2015 का टैक्स 10 प्रॉफिट में नहीं निकलना चाहिए था, 12 के प्रॉफिट में निकलना चाहिए था। आप बता दें हमने अंडर बुक किया हुआ या ओवर बुक किया हुआ है? अंडर बुक किया हुआ है। अब 12 पे टैक्स निकालूं या 2 पे टैक्स निकालूं? 2 पे टैक्स निकालूं। 2 × 30%। किस, देख लें ऊपर, किस साल खड़े होके किस साल का टैक्स सही कर रहे हैं? 18 में खड़े होके 15 का टैक्स जो अंडर असेस हुआ है उसे सही कर रहे हैं। अब सही करने की एंट्री क्या होगी? सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, कितने से? 0.6 से। अब ये जो सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट है, क्या ये इस साल का करंट टैक्स है या 15 का करंट टैक्स 18 में सही होने लगा? अब 18 में खड़े होके हम इसका नाम रखा करेंगे सीटीई प्रायर, सीटीई प्रायर, पुराना। तो इसका नाम क्या रखा करेंगे? सीटीपी प्रायर। अब ये जो सीटीपी प्रायर है इसके साथ मैंने क्यों नहीं लगाया? ओ भाईजान ये तो 15 में खड़े होके 15 की एंट्री कर रहे थे और इधर 18 में खड़े होके 15 की एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाया? ये एक नई एंट्री आपकी डिक्शनरी में ऐड होगी। इसके अलावा इस साल 2 एंट्रीज और होंगी। वो इस साल का अपना सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट होगा और इस साल का अपना जीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट होगा। वो 2 एंट्री चला गए, वो इसके अलावा होंगी, उनके बॉदर करने की आपको जरूरत नहीं। वो 2 एंट्रीज नॉर्मल तरीके से होंगी। लेकिन मुझे बता दें ये जो एडजस्टमेंट पेपर में आएगी वर्किंग 1 में कहां जाएगी?
कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वर्किंग 1 तो इस साल के टैक्स है। ये हमारे वर्किंग 2 में डेफर्ड टैक्स में कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये साल के टैक्स है। तो ये जो पिछले साल का टैक्स इस साल देना पड़ जाए तो इसकी एक जर्नल एंट्री नहीं होती है। एक ये इसका असर होगा। दूसरा असर क्या होगा, दूसरा असर ये होगा कि जब हम नोट बना रहे होंगे तो सीटी 18 का आ रहा होगा और नोट बनाते हुए डीटी 18 का आ रहा होगा। एक नई लाइन आएगी सीटी प्रायर के नाम से। असल में ये 18 का नोट बनाते हुए 15 का आ रहा होगा, तो नोट में एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है नोट में जो ऊपर वाली साइड होती है उसमें हम खर्चों को नेगेटिव शो करते हैं, और नोट में जो इधर वाली साइड होती है उसमें हम प्रॉफिट पे रेट लगा के खर्चों को पॉजिटिव शो कर देते हैं। दाढ़ एडजस्ट कर लें, इसको एब्जॉर्ब कर लें बात को, ऐसे ही करें ना काफी दिनों से। तो नोट में जो नोट का 1.1 हिस्सा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम आपको पता है खर्चे नेगेटिव से बुक करते हैं, और जब नोट की रीकॉन बनने लगती है तो फिर हमारे खर्चे अनलकीली नेगेटिव साइन के साथ नहीं आ रहे होते, हमारे खर्चे अनलकीली पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे होते हैं। उधर भी हम यही डाल देंगे एग्जैक्ट ये लाइन सीटी प्रायर कितना 0.6। अब ये ना कहिएगा नेगेटिव 6 और 0.6 मैच नहीं कर रहा, ये आपको पता है हमने क्या बात की हुई है, इसके ऊपर काफी तफसील से बात हुई है कि जब नोट में रिकॉन्सिलेशन से पहले वाला हिस्सा होता है उधर हम खर्चों को नेगेटिव शो करते हैं और इधर हम खर्चों को पॉजिटिव शो करते हैं। हम दोनों जगह भी नेगेटिव शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जो और ज्यादा समझानी मुश्किल हो सकती है, इसलिए बस इस तरह इस बात को याद रख लें। तो आप बता दें जी सीटीई प्रायर का हमारी वर्किंग्स पे क्या इफेक्ट होगा, नो। सीटीई प्रायर का हमारे पी&एल के मुंह पे क्या इफेक्ट होगा, एक नई लाइन आएगी, पी&एल के मुंह पे भी एक नई लाइन आएगी। सीटी प्रायर का हमारे नोट पे क्या इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। क्या डबल इफेक्ट होगा, एक नोट में रिकॉन्सिलेशन से ऊपर वाली जो वर्किंग उसके अंदर भी आएगा और रिकॉन्सिलेशन में भी आएगा, क्योंकि दोनों जगह ये फिगर डालेंगे तो मैच करेगा ना नोट, वरना मैच नहीं करेगा। और आखिरी बात बता दें क्या होगी, जनरल एंट्रीज अब 2 नहीं होंगी, उस साल में जनरल एंट्रीज कितनी होंगी, 3 होंगी। क्लियर। अब ये कहां नोट करना है वो मैं आपको बताता हूं, ये सब कुछ हुआ है। हुए को क्या करना, हुआ है पेज बबलू में ढूंढूंगा तो फिर ही बताऊंगा। पेज नंबर 260, पेज नंबर 260, ओवर और अंडर स्टेटमेंट की जगह प्रोविजन लिख लें, ओवर और अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स। कभी टैक्स ओवर रिकॉर्ड हो जाता है, कभी अंडर रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा हमारा क्या हुआ था टैक्स, नहीं यार जो करना है वो मैं नहीं पूछ रहा, ये इसमें गलती हो जाती है। बच्चे 10 को 12 पे लेके जाते हैं, कहते हैं ओवर, नहीं, ये गलती ना करें। मैं पूछ रहा हूं हमारा टैक्स क्या हुआ हुआ था, अंडर रिकॉर्ड हुआ हुआ था, उसको सही किया फिर हमने बढ़ा के। क्या इससे नहीं, अगर डीटी पे कोई इफेक्ट है तो वो मैं फिर देख लूंगा, वो कम से कम हमारे स्कोप में नहीं है, आई कैप ने वो डिस्कस नहीं किया हुआ, वो भी कभी पड़ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट आपने हुकूमत को टैक्स देना है। अच्छा भाईजान, यहां सफे के टॉप पे लिख लें कि फड्डा आता क्यों है। क्या इंग्लिश लिखी थी मैंने उधर, नहीं, अंग्रेजी क्या लिखी है। पहली बात लिखें, वी कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट, अपनी किताब पे लिख लें, वी कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट, नहीं अमाउंट्स ना बताएं, वी कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट। आगे बोलें, एंड डिक्लेयर दोज टू एफबीआर। वो इतने अच्छे हैं कि हमारी बातें सारी मान लेंगे, एंड डिक्लेयर दोज टू एफबीआर। आप जरा लिख लें, मैं 1-2 मिनट बाद लिखता हूं, ये इशू हो गया थोड़ा सा। एंड डिक्लेयर दोज टू एफबीआर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 लिखें, लेटर ऑन, कैमरा उधर कर दो ना, लिख लें तो फिर देखें। इसमें नीचे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल है वो पढ़ लें, अगर वो नोट कर लिया व्हाइट बोर्ड वाला। इधर ले आओ,
व्हाइट बोर्ड वाली कुछ एग्जांपल नोट करने की जरूरत नहीं, वो उससे ज्यादा बेहतर इधर बनी हुई है। And declare those to FBR. उसके बाद क्या होता है? Later on, FBR assessed that our taxable profits are changed. Our taxable profits are changed. जी बताएं, क्या डिक्लेरेशन और असेसमेंट में फर्क हो सकता है? हम भी कोई करंट टैक्स की वर्किंग करते होंगे, टैक्स वाले भी चेक करते होंगे, चेक करके कोई ना कोई मसला निकालते होंगे। अच्छा, तो एग्जांपल 1, इन 2012 कंपनी कैलकुलेटेड टैक्सेबल इनकम एट 3000। 2012 में कितनी टैक्सेबल इनकम है? 3000। अगले साल टैक्स अथॉरिटीज चेंज्ड अबव अमाउंट टू 3200। अगले साल टैक्स वालों ने इस अमाउंट को 3200 कर दिया। मुझे बताएं, पिछले साल हमने सीटी की एंट्री 3000 पे रेट लगा के की होगी, और इस साल हम 3013 में खड़े होकर 3000 पे रेट लगाएंगे या 3000 और 3200 के डिफरेंस पे? प्रॉफिट 200 से बड़ा है या कम हुआ है? प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ने की एंट्री सीटीई प्रायर ईयर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। इसका मतलब है अंडर असेस हुआ था, उसे सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? एंट्री करेंगे इन 2013, 3000 पे, 3200 पे या 200 पे? 200 का 30%, 60। 13 में खड़े होके 12 के टैक्स को सही करने की एंट्री सीटी प्रायर ईयर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। इसमें कई दफा टैक्स वाले कैश भी मांग लेते हैं फौरन, ऐसा भी हो सकता है। तो सीटी डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। अच्छा, ये अब 13 की P&L में कहां नजर आएगा? 13 के P&L में या 13 के टैक्स के नोट में? सीटी में नहीं, इधर तो 13 का अपना सीटी होगा, इधर तो 13 का अपना डीटी होगा। 13 के सीटी के नीचे एक नई लाइन आ जाएगी 12 का सीटी, यानी प्रायर ईयर टैक्स। नेगेटिव साइन के साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि नोट के इस हिस्से में हम खर्चों को किस साइन के साथ शो करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। और आपको पता है डीटी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। अच्छा, अब अगला सिनेरियो क्या बन सकता है? सेम डेटा एज इन एग्जांपल 1, लेकिन 13 में टैक्स अथॉरिटीज ने कहा खुशी की खबर है आपके लिए, काका खुशी की खबर है आपके लिए कि आपकी इनकम कितनी रह गई है? 2500। आपने बताई कितनी थी? 3000, और गिर के कितनी रहेगी? 2500। खुशी की बात है ये तो। अब क्या करेंगे? मुझे बताएं, हमने डिक्लेयर कितना किया था? 3000, और उन्होंने असेस कितना किया है? 2500। सिर्फ बता दें कि प्रॉफिट 500 से बड़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। डन हो गया? ये बात लिख लें समझने के लिए। ऐसे ही अगले एग्जांपल 2 के ऊपर लिखेंगे, एग्जांपल 1 पे, एग्जांपल 2 पे ये बात समझने के लिए लिख लें ताकि एक रिदम में आपके जहन में रहे। डिक्लेयर कितना किया था? 3000। ये किस साल का प्रॉफिट था? 12 का। और 13 में पता चला कि नहीं कितना है? सिर्फ 2500। तो हमारे प्रॉफिट क्या हो गए? कम हो गए। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होने की एंट्री सीटी पे डेबिट, सीटी क्रेडिट। सीटी पे डेबिट, सीटी प्रायर ईयर क्रेडिट। और अब जब ये इधर आएगा तो वो किधर बैठा हुआ है भाई? टीई। तो टीई क्रेडिट हो रहा है, तो यहां आपको पता है हम खुशी पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो डेट वाज ऑल अबाउट दिस वन। अब पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, और पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसको कहते क्या थे जरा देख लें। अगर हमने अंडर असेस किया हुआ टैक्स पिछले सालों के प्रॉफिट पे, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ खर्चा, क्योंकि अंडर था ना, तो अंडर वाले को और खर्चे के तौर पे बुक करेंगे। और अगर हमने ओवर एस्टिमेट किया हुआ टैक्स, ज्यादा टैक्स निकाला हुआ है, तो इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे? एज अ रिवर्सल। ठीक है, तो इधर 3000 पे टैक्स निकालना था, निकालना किस पे चाहिए था? तो अंडर रिकॉर्ड किया हुआ था ना, तो अंडर रिकॉर्ड करने वाले को सही करने के लिए खर्चा बुक करना पड़ेगा। इधर 3000 की बजाय हमारा प्रॉफिट सिर्फ कितना बनता था? 2500। तो हमने ओवर रिकॉर्ड किए हुए थे प्रॉफिट से टैक्स,
तो ओवर वाले को तो उल्टाया जाता है, उल्टाने की एंट्री सीटीबी डेबिट, सीटी क्रेडिट। क्वेश्चन 6 पास पेपर का नाम क्या है? फ्लोर एंड टाइल्स। इसमें एक एडजस्टमेंट हमारी रहती थी, पॉइंट बी डबल आई। ये देख लें, ये 15 का डेटा है और मसला किस साल का बता रहा है? 13 का। पढ़ लें। जल्दी। बिल्कुल एज इट इज उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने समझाया है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नहीं, उस साल के प्रॉफिट में आप कुछ नहीं करना। आप ये सोचें कि अगर मुझे 13 में जाने की इजाजत मिले तो मैं इस एडजस्टमेंट को कैसे पोस्ट करूं। ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है? 2015 में एंटरटेनमेंट का खर्चा था और रिपेयर का खर्चा था, अमाउंटिंग टू 6 मिलियन एंड अमाउंटिंग टू 8 मिलियन पर्टेनिंग टू 13। इधर देखें, इधर आपने लिख लिया ड्यूरिंग 15 के साल में टैक्स वालों ने हमारे 13 के साल की कैलकुलेशन चेक करने लगे तो हम थर थर कांपने लग गए कि पता नहीं क्या करेंगे। ये ड्यूरिंग 15 इंटरटेनमेंट ऑफ 6 ऑफ 13, ड्यूरिंग 15 रिपेयर ऑफ 8 ऑफ 13 व डिसअलाउ। टैक्स वालों ने कहा कि भाईजान आपकी इंटरटेनमेंट को भी हम डिसअलाउ करते हैं और आपके रिपेयर को भी हम क्या करते हैं? डिसअलाउ करते हैं। अब सवाल में से आगे पूछते हैं कि हमने आगे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की या नहीं की। ये सवाल ही बताएगा कि हमने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की या नहीं की। एफटीएल हमने डिसाइड कर लिया, पक्का फैसला हो गया हमारा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं ओनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग रिपेयर, ओनली अगेंस्ट द डिसीजन रिगार्डिंग रिपेयर। अब जी भाईजान आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। मिसाल के तौर पे ये भाईजान है, अब जो है वो ये भाईजान ये कहते हैं कि सर आपने जो है वो मेरा कैलकुलेटर भी गायब कर दिया और आपने मेरा जो है वो मोबाइल भी गायब कर दिया। अब मैं इसे कहता हूं कि मोबाइल वाली बात ना करी, मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा। इसका मतलब है मैं मान रहा हूं कि कैलकुलेटर गायब कर दिया। मैं ये कहूंगा ना कि तूने मोबाइल वाली बात मुंह से निकाली कैसे, मैं कोर्ट में जाऊंगा तेरे खिलाफ। इसका मतलब इंप्लाइड जरा बताएं क्या है? कि मैंने मान लिया कि वरना मैं तो दोनों बातें करता, मैं कहता तू चुप करके बैठ जा, मोबाइल और कैलकुलेटर मुंह से ना निकालनी। लेकिन ये मैंने नहीं सीखा, मैंने सीखा मोबाइल वाली बात। अब देखें इसी तरह की एक बात इधर हो रही है, इसी तरह की बात होने लगी है। एफटीएल ने क्या डिसाइड किया है? टू फाइल एन अपील ओनली अगेंस्ट। इसका मतलब है कि टैक्स वाले कह रहे हैं कि रिपेयर नॉट अलाउड है, हम कह रहे हैं भाईजान ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी। जज का नाम क्या? अथर मिनल्ला। तो ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, अथर चाचू के पास चलते हैं, वो डिसाइड करेंगे किसकी चलेगी। तो अब आप मुझे बता दें क्या इस इशू को हमने डिसाइड कर लिया या अभी पेंडिंग छोड़ दिया है? जिस इशू को आपने पेंडिंग छोड़ दिया है उसको पेपर में भी पेंडिंग छोड़ दीजिएगा, उसको पेपर में भी, यानी इस एडजस्टमेंट को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इसके बारे में ना आप अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। क्यों नहीं फैसला कर पाए? क्योंकि इसके बारे में कौन फैसला करेगा? अगर मैं कह दूं ये खर्चा डिसअलाउड है तो आप कहेंगे सर आप नहीं कह सकते ये खर्चा डिसअलाउड है, टैक्स वालों ने कह दिया। लेकिन टैक्स पेयर क्या कह रहा है कि मैं इस बात के मामले में किसके पास जा रहा हूं? अगर कोर्ट के पास जा रहा हूं तो अब हम सवाल में डिसाइड कर दें ये नॉट अलाउड है। किस पे छोड़ दें? कोर्ट पे छोड़ दें। कोर्ट सर्दियों में इंशाल्लाह, तो किस पे छोड़ दें? कोर्ट पे छोड़ दें। ये फैसला डन हो गया, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसलिए इसको सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और टैक्स वाले हमें जिद भी करेंगे टैक्स दो, हम कहेंगे हम टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि तुम डिसअलाउ इसको कह रहे हो, हम इसको मान नहीं रहे, जज साहब डिसाइड करेंगे। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इससे इंप्लाइड मतलब क्या निकल रहा है वो जरा मुझे आगे लिखवा दें। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वी आर नॉट फाइलिंग अपील, बोले बोले बोले, वी आर नॉट फाइलिंग अपील फॉर इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए हम अपील फाइल नहीं कर रहे। इट मीन्स वी आर नॉट फाइलिंग अपील फॉर एंटरटेनमेंट। So we agree that entertainment is
नॉट अलाउड एज हाईलाइटेड बाय टैक्स अथॉरिटीज। अब हम मान रहे हैं कि एंटरटेनमेंट नॉट अलाउड है। अब आप यार कैसी इतनी नींद आती है, इसको उठाओ। अब हम क्या मान रहे हैं कि एंटरटेनमेंट क्या है? आप बता दें भाईजान, अगर हमने मान लिया कि एंटरटेनमेंट नॉट अलाउड है तो क्या करें? सोचे सोचे सोचे। अब हमने मान लिया एंटरटेनमेंट नॉट अलाउड है तो क्या करें? नहीं 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 नहीं, आपने इस सवाल की करंट टैक्स की वर्किंग में जाके नॉट अलाउड नहीं कर देना। आपने इस सवाल की करंट टैक्स की वर्किंग में जाके नॉट अलाउड नहीं कर देना। आपने बस ऐसे सोचना है कि नॉट अलाउड चीजों को ऐड करते हैं। अब वो आपने सोचना है बस, नॉट अलाउड वाली चीजों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड करने से प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, ऐड करने से बोले 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 टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जब ऐड करने से, नॉट अलाउड चीजों को ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने से टैक्सेबल प्रॉफिट, जब टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ेगा। तो आप बता दें डिसअलाउड वाले खर्चे ऐड होते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। अब हम 15 में खड़े होकर सोचेंगे कि अगर 13 की कैलकुलेशन मैं रिवाइज करना चाहूं तो मुझे मजबूरन ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? नॉट अलाउड में डालनी पड़ेगी। तो नॉट अलाउड में डालने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ाने की एंट्री सीटी प्रायर डेबिट एंटरटेनमेंट की अमाउंट से या इस पे रेट लगा के? इस पे रेट लगा के एंटरटेनमेंट की अमाउंट इंटू 32%, 1.9। रेट नहीं, रेट हमारे साल वाला नहीं होगा, रेट 2013 वाला लगेगा। लेकिन 2013 का अगर रेट अलग से नहीं दिया हुआ तो फिर वो 2015 वाला ही है। नहीं 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 नहीं, तो जब पिछले साल का डिसीजन होता है तो पिछले साल का ही रेट लगता है। इशू ही पिछले साल वाले ना। आप लोगों को शायद पता हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ गया हुआ है, लेकिन इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 होता था। तो अभी भी अगर कोर्ट में 97 का केस कोई चला जाए ना, तो फिर लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 ही खोल के डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो लॉ जिस वक्त चल रहा होता है उसी के मुताबिक फैसला होता है। तो कुछ भाइयों ने सवाल पूछा था रेट किस साल का यूज होगा टैक्स का, तो टैक्स का 2013 का रेट यूज होगा, लेकिन वो अलग से अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस वक्त भी शायद 32% ही हो। अच्छा, ये एंट्री होगी। इसके अब आप मुझे असरात बता दें रिकॉन्सिलिएशन से ऊपर वाला नोट का हिस्सा और रिकॉन्सिलिएशन से नीचे वाला नोट का हिस्सा। अच्छा, जो रिकॉन्सिलिएशन से ऊपर वाला नोट का हिस्सा होगा उसमें इस साल का अपना सीटी आएगा, इस साल का अपना डीटी आएगा। हम किस साल का नोट बना रहे हैं? 15 का। लेकिन एक और आएगा सीटी प्रायर, वो कितना? खर्चों को नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं रिकॉन्सिलिएशन से ऊपर। और जब रिकॉन्सिलिएशन बनाने लगते हैं तो वहां पीबीटी पे रेट लगा के जो टैक्स आता था, आपको याद होगा, वो आप पॉजिटिव लिखते थे, तो इसलिए वहां खर्चों को पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो यहां आप डालेंगे सीटी प्रायर 1.92। तो दोनों जगह इंशाल्लाह डाल देंगे तो रिकॉन्सिलिएशन क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। तो रिकॉन्सिलिएशन में दोनों जगह डालना पड़ेगा और जनरल एंट्री इसकी बिल्कुल अलग होगी। सोल्यूशन इसका खोल के देख लेते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन खोल के देख लेते हैं। क्या नाम है? फ्लोर। हाँ, 341 भी सही था वैसे। फ्लोर एंड टाइल। जी मोहतरम। ओहो, लकीली स्काई ब्लू हुआ है पहले से ही। ये नोट बन रहा है ना, नोट पेज नंबर 341। ये देख लें, ये सीटी और ये डीटी, ये वो नॉर्मल था जो आप लोगों ने होमवर्क में निकाला था, और ये सीटी प्रायर हो गया 1.92। खर्चे को नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं रिकॉन्सिलिएशन से ऊपर और रिकॉन्सिलिएशन से नीचे नीचे खर्चों को पॉजिटिव साइन से। तो दोनों जगह डाल दिया तो 26.24 से क्या कर गया? मैच कर गया। लेकिन जो कमाल बात है वो ये है कि आपने ये एंट्रीज लिख ली। सीटी डेबिट 27.24 से, ये मेरे ख्याल से पुठी एंट्री है, ये पुठी एंट्री होने लगी है, खर्चा रिवर्स हो रहा है। डीटी L/A डेबिट और डीटी क्रेडिट 2.92 से, और अगली एंट्री आखिरी सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट 27.24 से और 2.92 से और 1.92 से। दानिश अब्दुल्ला को मैसेज करें कि वो जो दूसरा बैग है ना उसमें से नया पेन निकाल के ला दें। नहीं, देखो ना, ये जो नॉट अलाउड है, ये नॉट अलाउड हमने इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में डाला है या अलग से एंट्री की है? तो इसके अंदर अगर चीज अलग से आ रही है तो इसमें डालेंगे तो आएगी ना। ये तो इस साल के प्रॉफिट्स हैं, इस साल के 80 के प्रॉफिट्स में तो पिछले साल की गलती से ही नहीं हुई, तो ये प्रॉफिट्स इस साल के हैं
और इस साल के प्रॉफिट्स पे रेट लगा के तो इस साल का टैक्स निकलेगा ना। तो पिछले साल, सादा सी बात की है मैंने, पिछले साल का टैक्स इधर भी डाल लें और पिछले साल का टैक्स इधर भी डालना। क्लियर? तो जनरल एंट्रीज अब कितनी हुआ करेंगी? 3। अगर प्रायर ईयर टैक्स पेपर में आ जाए जनरल एंट्रीज 3 हुआ करेंगी। दूसरा सवाल, नोट में कितनी दफा आएगा नजर? 2 दफा, एक दफा रिकॉन्सिलेशन से ऊपर और एक दफा रिकॉन्सिलेशन के नीचे। चलें जी, पास पेपर क्वेश्चन 1, इस एडजस्टमेंट को रिवाइज करें। ये पूरे सवाल में कोई 1 नंबर या 2 नंबर की एडजस्टमेंट आती है अगर 20 नंबर का सवाल हो, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जरा। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 324। इसमें मैं बताता हूं आपको एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है। एडजस्टमेंट नंबर ई। Intelligent Technologies earned profit before tax of 11 million during the year ended 31 December 12. The following information is available for calculation of the tax liability. During the year का क्या मतलब है? ये देखें इधर 2012। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है 2012। ड्यूरिंग 2012 एक्सपेंसेस ऑफ 3 डेट रिलेट टू 13 में खड़े होकर 11 को छेड़ने लगा है। कौन छेड़ने लगा है? या कोर्ट छेड़ सकते हैं या एफबीआर वाले छेड़ सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3 मिलियन ऑफ 11 वर डिसअलाउड। ओए हो 13 में खड़े थे शायद हमारे 12 में, सॉरी 12 में, 2012 में खड़े थे और 11 के टैक्स में एफबीआर वालों ने आगे पंगे लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भाईजान आपका 3 मिलियन डिसअलाउड है। आईटीएल हमने इनिशियली एक्सपेक्टेड से मुराद है 11 में खड़े होके ना। ड्यूरिंग आईटीएल हैड इनिशियली एक्सपेक्टेड दैट एंटायर खर्चा वुड बी अलाउड। हमारा तो ख्याल था ये सारा अलाउड हो जाएगा, बट अब टैक्स वालों ने क्या कर दिया? डिसअलाउ। बट नाउ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू फाइल द अपील अगेंस्ट द डिसीजन। हमने पहले सोचा हुआ था ये अलाउड हो जाएगा, इसका मतलब है हमने तो 11 में इसको नॉट अलाउड में नहीं डाला हुआ 11 में, क्योंकि हमने इनिशियली क्या सोचा था? अलाउड हो जाएगा। तो 11 में हमने नॉट अलाउड में डाला होगा, नहीं डाला होगा। 12 में आके उन्होंने कहा भाईजान ये नॉट अलाउड है। हमने कहा इस तरह तो हमने कैलकुलेशन नहीं की थी। फिर उन्होंने कहा नहीं ये नॉट अलाउड है। तो चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा रहे, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। अब बता दें क्या अगेन हम गिर गए हैं, हम टह गए हैं नीचे, हम हार गए हैं उनके सामने। अब हार गए हैं तो अपनी हार को माने। फिर कैसे मानेंगे? ना इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग नहीं छेड़नी, खुदा का खौफ करें, बस बानी सोच रहे हैं। अगर ये नॉट अलाउड डाला जाए वर्किंग्स में तो नॉट अलाउड ऐड साइन के साथ डलता है। ऐड होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, उससे टैक्स बढ़ जाएगा। तो अगेन सारी वही डिस्कशन, टैक्सेबल प्रॉफिट कितने से बढ़ेंगे? 3 से। इसकी वजह से टैक्स कितने से बढ़ेगा? 3 का 35%, 1.05। एंट्री सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी, ये कौन सा आ गया? ठीक है, सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट कितने से? 1.05। और सॉल्यूशन में जाके इस एंट्री को कर लेते हैं। पेज नंबर 334। सिर्फ 1.05 की एंट्री करवा दें। सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट कितने से? 1.05 से। 12 में खड़े होके 11 के खर्चे को डिसअलाउड होने की वजह से प्रॉफिट में ऐड किया, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ गया। और खर्चों का बढ़ना यहां नेगेटिव साइन के साथ होता है और रिकॉन में खर्चों का बढ़ना पॉजिटिव साइन के साथ होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर ईयर टैक्स। और ये जो हमने दोनों सवाल किए हैं इसमें हमने अंडर प्रोवाइड किया हुआ था टैक्स, कम रिकॉर्ड किया हुआ था टैक्स, तो टैक्स बढ़ाया है। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। किसको? नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां होगा? नोट के मुंह पे। बस मैंने कहा नीचे आपने कुछ नहीं छेड़ना, आपने पंगा लेके हमारे साल के सवाल को नहीं छेड़ने लग जाना। हमारे सवाल के करंट, हमारे साल के डेफर्ड उसी तरह चलाने हैं। इस एडजस्टमेंट को सवाल में कैसे डील करना है? निगलेक्टेड चाइल्ड की तरह एंड पे इसकी जाके बात सुननी है, एंड पे जाके बात सुननी है। जब पूरा सवाल करके सीटी डीटी फाइनल हो जाएगा तो जब नोट बनाने लगे तो ख्याल आएगा एक लाइन डाल दो। तो ये इसको निगलेक्टेड चाइल्ड की तरह एंड पे डील करना है, साथ साथ इसको डील नहीं करना सवाल में। हाँ जी,
टैक्सेबल प्रॉफिट 3 से बढ़े और टैक्स 1.05 से बढ़ गया। ओके, इन 2010 expenses of 2006 were expenses of 2006 amounting to rupees 7 million are disallowed। यहां तक बात समझ आ गई? इन 2010 expenses of 2006 amounting to rupees 7 million are disallowed। Initially we have expected that full amount बोले will be allowed। Initially क्या मतलब? 2006 में full amount will be allowed, but now we have decided to file appeal against rupees 5 million। अब हमने डिसाइड किया है कि अपील फाइल कर दें 5 मिलियन के अगेंस्ट। जी 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 बता दें, एंट्री कर दें 30% टैक्स रेट लेके एंट्री कर दें। सवाल लिख लें, 30% टैक्स रेट लेके एंट्री कर लें। टैक्स रेट 30%। चलें जी, 2010 में 2006 का खर्चा जो 7 मिलियन था वो डिसअलाउ कर दिया किसी ने आके। इनिशियली हमारा ख्याल था कि पूरा 7 ही अलाउड हो जाएगा। अब हमने सोचा है कि अपील कर दें उनके कहने पर। अब हमने सोचा कि अब अपील कर दें 5 के खिलाफ। इसका क्या मतलब है? हम कितने के खिलाफ अपील में नहीं जा रहे। अब अगर हम 2 के खिलाफ अपील में नहीं जा रहे तो फ्यूचर में अब फैसला सिर्फ किसका आना है? 5 के बारे में कोर्ट का फैसला आना है ना, तो 5 को पेंडिंग छोड़ दें सवाल में, क्योंकि 5 के बारे में कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। इसलिए 5 को लिफ्ट ना कराएं सवाल में। कितने पे हम हार मान गए? 2 पे। तो आप 2 की एंट्री बता दें। सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। अमाउंट 2 इंटू नोट कर लें 0.6। असल में बात पता क्या होती है, जहां तो हम अपील में चले गए ना, तो वो फिर पेपर में आपने उसको लिफ्ट नहीं करानी, क्योंकि हम उसे पेपर में लिफ्ट कराएंगे या जज साहब कभी डिसाइड करेंगे? जज साहब कभी डिसाइड करेंगे। डन। कितना खर्चा था? 7। हमारा ख्याल था पूरा अलाउ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा डिसअलाउ कर दिया। अब हमने क्या सोचा, कितने के खिलाफ अपील करें? 5 के खिलाफ अपील करें। जब हमने 5 के खिलाफ अपील करने का सोच रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? हम कितने को डिसअलाउड मान गए हैं? 2 को। गेम उठा दें? 2011 में कोर्ट का फैसला ले आए? 2011 में कोर्ट का फैसला तैयार है? अभी कोर्ट ने फैसला तो नहीं किया। नो, वी हैव डिसाइडेड टू फाइल अपील अगेंस्ट 5 मिलियन। हमने क्या 5 मिलियन के अगेंस्ट जो है वो अपील कर देते हैं, यानी 5 मिलियन को हम अलाउड कह रहे हैं। और अब टोटल नॉट अलाउड में कितना डाल चुके हैं? जल्दी जल्दी, आसान सी बात है। टोटल खर्चा कितना? 7। उन्होंने 7 डिसअलाउ कर दिया। हमने क्या कहा? हमने बोले क्या कहा? हमने कहा हम 5 के खिलाफ अपील कर रहे हैं। इसका मतलब है हम डिसअलाउ मान कितना रहे हैं? 2। कोर्ट का फैसला लें अगले साल। इन 2012 कर दें, नहीं इतना ज्यादा ना लेके जाओ। इन 2012 कोर्ट डिसाइडेड that rupees 0.5 million is
डिस अलाउड। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 0.5 मिलियन डिस अलाउड है। कोशिश करें 0.5 से अपन कर रहे हैं 0.5 से बढ़ा दें तसल्ली से करें, कोई मसला नहीं, पहले सवाल लिखें, सबको सोचने दें, थोड़ी सी सोचने वाली चीजें हैं ये। इन 2012 कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 0.5 मिलियन को डिसअलाउड में फेंक दो और फिर मैटर क्लोज हो गया। अब मैटर क्लोज हो गया, अब टैक्स वाले भी हमें तंग नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा, बस मैटर क्लोज हो गया हमेशा के लिए। अच्छा जी, अब हमें बता दें कि हमने डिसअलाउड में कितना डाला था। हमने डिसअलाउड में कितना डाला था? कितना डाला था? 7 नहीं, 7 तो अलाउड था शुरू में। हमने डिसअलाउड में कितना डाल चुके थे? जब एफबीआर ने डराया आके, हमने 7 के बारे में तो सोचा था अलाउड है, लेकिन एफबीआर ने डराया तो हमने उनके डराने पे पूरा 7 डिसअलाउड में डाला या 2 डिसअलाउड में डाला? अब हमने 2 डिसअलाउड में डाल दिया। कोर्ट ने कहा पुत्र तेरा 2 डिसअलाउड नहीं, आपके लिए खुशखबरी है, तेरा 2 डिसअलाउड नहीं पुत्र, आपके लिए मैं खुशी की खबर लाया हूं, आपका सिर्फ 0.5 डिसअलाउड है। इसका क्या मतलब है? मिठाइयां बांटे जाएं, मिठाइयां बांटे जाएं, किस बात पे मिठाइयां बांटे जाएं? हमने डिसअलाउड में कितना डाला है? 2। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कितना डिसअलाउड है? बोले बोले हमने अपील किसके अगेंस्ट फाइल की? 5 मिलियन के अगेंस्ट। क्या अपील उसी के मुताबिक होगी? क्या कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला सुनाएगा या हमारे कहने पे चलेगा? बोले बोले बोले। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि हमने जब कोर्ट में जाके अपील की तो हमने क्या अपील की? मुझे बताएं। हमने 2010 में, कौन सा पहला साल था? 2006 है, पहला 2006 है। 2006 में अलाउड कितना था? 7। उसके बाद जो भी हुआ उसको फर्क करें। 2010 में मुझे बताएं कि नॉट अलाउड में कितना डाल दिया? 2। 2010 में नॉट अलाउड में कितना डाल दिया? 2। अब कौन सा साल आया? अब हमने नॉट अलाउड में डाला कितना हुआ है? 2। अब जो मर्जी हमने अपील की वो फर्क करें, सिर्फ कोर्ट का फैसला बताएं कि क्या आया। कोर्ट का फैसला क्या आया कि आपका 2012 में क्या फैसला आया कि आपका 0.5 क्या है? डिसअलाउ है। अब आप बताना चाहें, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 बाय 1 आप बात करो पहले। यार कोर्ट ने बस फाइनल फैसला सुना दिया है। असल में जो कोर्ट का फैसला होता है वो 7 और 5 और सारी डिस्कशन को सामने रख के होता है। हम अगर अपील कर भी देना 5 पे तो कोर्ट पूरी हिस्ट्री मंगवाता है। एक बात समझने की कोशिश करें, हम अगर अपील कर भी देना कि 5 है 7 है इसके खिलाफ अपील करें तो कोर्ट एफबीआर वालों की बात भी सुनेगा। बोले बोले जरा, एफबीआर वालों की बात भी सुनेगा। वो कह रहे होंगे 7 7 7, हम क्या कह रहे होंगे 5 5। इस चीज के ऊपर बहस चल रही होगी तो कोर्ट पूरी हिस्ट्री मंगवाएगा या सिर्फ हमारी बात सुनेगा? पूरी हिस्ट्री मंगवाएगा, दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स होंगे। फाइनली कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? 7 भी फारक करो, 5 भी फारक करो। मेरी तरफ से एक फाइनल फैसला सुनो, क्या 0.5 मिलियन क्या है? डिसअलाउड है। तो कोर्ट ये फैसला सुनाएगा ना। आप समझ रहे हैं कोर्ट 5 को सामने रख के फैसला सुनाएगा? क्या आप समझ रहे हैं कोर्ट सिर्फ हमारी साइड को सामने रख के फैसला सुनाएगा? कोर्ट हमारी बात को सामने रख के फैसला सुनाएगा या उनकी बात भी सुनेगा? दोनों की बात सुनेगा। 1 मिनट, हाँ हमने 2 डिसअलाउ कर दिया, हम एफबीआर की मांगे, हमने 2 डिसअलाउ कर दिया। अब हमने दो को डिसअलाउ कर दिया, हमने 2 को। अब कोर्ट क्या कह रहे हैं? बोले 0.5 डिसअलाउड है। अब अगर कोर्ट कह रहा है 0.5 डिसअलाउड है, अब मुझे बताएं कि मैं एफबीआर के सामने खड़ा होकर कहूंगा भाईजान मेरा 0.5 डिसअलाउड है? बस मुझे इस सवाल का जवाब दो। एफबीआर के सामने खड़ा होकर जाके बड़ा सा ऐलान करूंगा मेरा 0.5 डिसअलाउड है। अब जब मेरा 0.5 डिसअलाउड है तो मैं सोचूंगा, एफबीआर वालों को मत सोचें, मैं सोचूंगा मैं क्या कर चुका हूं। मैं सोचूंगा मैं क्या कर चुका हूं। मैंने 7 को किसमें डाला था? खर्चे में। 7 को किसमें डाला था? खर्चे में। और 2 को डिसअलाउ में डाला था। अब आज खड़े होकर मुझे यह बता दें मैं कितना डिसअलाउड में और डालूं या डिसअलाउड से रिवर्स करूं, वो मैं बात कर रहा हूं आपसे। डिसअलाउड से रिवर्स करूं। वैसे आईकैप इतना डिटेल में गया नहीं था, ऐसे ही मैंने आपसे पंगा ले लिया। तो मैं यहां खड़ा होकर सिर्फ एक बात सोचूंगा, सादा सी बात है यार, करें। कोर्ट दोनों की बात सुनेगा, मेरी 5 की बात भी सुनेगा, एफबीआर की 7 की बात भी सुनेगा, दोनों को कहेगा यार जाओ जितने खर्चे इसके हैं ना उसमें से मैं 0.5 को डिसअलाउ करता हूं। हमने डिसअलाउ में डाल कितना दिया हुआ है? 0.2। हमने डिसअलाउ में डाल कितना दिया हुआ है? 2। और कोर्ट क्या कह रहा है कितना डिसअलाउड है? 0.5। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं?
1.5 को अलाउ करवा दूं, मैं खुशी हो, कोर्ट का फैसला मैं कहूंगा मेरे हक में आ गया, अब मैं 1.5 को क्या करवा दूं, अलाउ करवा दूं। अलाउ करवाने के लिए क्या करेंगे, खुशी बुक करनी है या गम बुक करने हैं? खुशी बुक करनी है। 2 डिसअलाउड में डाला हुआ है, कोर्ट का फैसला क्या, कितना डिसअलाउड है? 0.5। तो बता दें, सीटीबी डेबिट, सीटी क्रेडिट, 2 ज़रब 1.5 ज़रब कितना 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 30%, 0.45। जब एफबीआर वाले यार ये जो भाई कह रहे हैं, अगर एक्चुअल आपने कोर्ट के फैसले का इंतजार ही करना है तो एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग बेस करती है एस्टीमेट्स पे। हम हर साल एस्टीमेट लगाते हैं, वो हो सकता है अगले साल रिवाइज हो जाए। डेप्रिसिएशन भी तो एस्टीमेट है। जब डेप्रिसिएशन 2 साल बाद आपको पता चलता है रिड्यूसिंग बैलेंस लगाने हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते थे कि पहले साल से रिड्यूसिंग बैलेंस लगा लो? तो ये अंदाजे अकाउंटिंग में लगते हैं और बाद में अंदाजे रिवर्स भी होते हैं। जब डेटर्स ने भागना ही अगले साल है तो प्रोविजन क्यों बुक करें? लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि प्रोविजन बुक करो, अंदाजे लगाओ, जब अंदाजे बदलें तो अंदाजों को रिकॉर्ड करो। बोलो क्या ध्यान में आ रही बात? पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारी नजर में 5 है ना। एफबीआर तो अपनी तरफ से क्या कह रहा होगा? क्यों उसकी नजर में? भाई हमने अगर अपील कर भी दी है 5 पे, तो हमने 2 को डिसअलाउड अपनी वर्किंग में माना है या एफबीआर को भी हमने कह दिया होगा इतना डिसअलाउड है? ये अब हकीकत की बात आपको बता दूं, एफबीआर को हम एंट्री करते हुए कुछ नहीं बताते। अब ये अगर आप ज्यादा डीप डाउन जाना चाह रहे हैं, एफबीआर को एंट्री करते हुए हम कभी नहीं बताते कि हमने डिसअलाउड कितना। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये याद रखिएगा, ये हमारी अपनी एस्टिमेशंस हैं और ये हमारी अपनी एस्टिमेशंस रिवाइज होती रहती हैं और हम एफबीआर को कुछ नहीं बताते। अच्छा, आखिरी बात ना, मुझे बस खड़े होकर ये बता दें फाइनली कि ऐसी पता नहीं टाइम सारा जाया हो गया। अच्छा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी, कोई आधे 1 नंबर की चीज है जिसके ऊपर हमने फजूल टाइम आधा घंटा जाया कर दिया। मुझे ये बता दें, मैंने खर्चे में कितना डाला? मैंने खर्चे में कितना डाला? 60 डाला। बाद में मैंने खर्चे से कितना उल्टा दिया, यानी डिसअलाउड कितना किया? 2। अब कोर्ट क्या कह रहा है, कितना डिसअलाउड है? 0.5। तो यहां पे खड़े होके मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कितना मैं डिसअलाउ में डाल चुका हूं? 2। और कितना डिसअलाउ कोर्ट कह रहा है? तो कितना डिसअलाउड अब नहीं है? 1.5। बहरहाल छोड़ें, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लीव इट। 15 मिनट भी वीडियो डिलीट ना करना, जाने दो, खैर है। ऑनलाइन वालों के साथ भी ये हो जाए, छोड़े पर यार, कोई बात करते हैं मजे की। और पेपर में आ भी जाए तो ये आधे या 1 नंबर का आना है। नाउ जी, द क्वेश्चन इज कि एनआरवी लॉस के बारे में टैक्स वालों की क्या राय है? एनआरवी लॉस को टैक्स वाले माने या ना माने? उसमें अगर तो पेपर में सवाल आ गया कि टैक्स वालों ने एनआरवी लॉस को मान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मसला ही नहीं। एनआरवी लॉस मान लिया तो मान लिया। वैसे एनआरवी लॉस की एंट्री क्या होती है, किसी को बताओ? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट इज द जनरल एंट्री ऑफ एनआरवी लॉस। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारी जो 20 मिनट से पहले की डिस्कशन थी, पास पेपर क्वेश्चन 106 हो गया था? बस ये कोर्ट वाली बात पे फारिग कर दिया आपने। डिलीट ना करें अभी, लेकिन चलें डिलीट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो आधा नंबर नहीं है जो 50 से 49 पे लेके जाता है, ये वो आधा नंबर जो 70 69 पे लाता है। चलें आगे। एनआरवी लॉस की एंट्री बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और परेशान ना हुआ करें, मतलब ये है कि स्टैंडर्ड में चलते लेकिन परेशान हो गए तो होगा क्या? इसके ऑडिट पढ़े हैं, ये जो एंट्री थी इसके परवेसिव असरात नहीं है। ऑडिट पढ़े हैं ना, जो ऑडिट पढ़े हैं उनको, इसके अकाउंट स्पेसिफिक असरात हैं, इसके थोड़े से असरात हैं, तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ऑडिट पढ़ने रहे उनको थोड़े पढ़े। तो एनआरवी लॉस की एंट्री जल्दी बोलें, पढ़ लिया परवेज पढ़ लिया। यानी ये ऐसी बात नहीं है जो छा जाए सारे IAS 12 पे। ये IAS 12 का इतना छोटा हिस्सा है कि IAS 12 को अपने अंदर ये बात लिखते हुए भी शर्म सी आती है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं मोहतरम कि मेरी इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है 15 और एनआरवी है 13, 12 बना लें। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स रेट। मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में कितने पे जानी है? 15 पे, 13 पे, लोअर पे। इन्वेंटरी किस पे जानी है? 13 पे। डन हो गया। अच्छा, पेपर में लिखा हुआ था टैक्स अथॉरिटीज, इसका एक सवाल अभी दिया हुआ करने की जरूरत नहीं। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ एनआरवी लॉस। टैक्स वाले एनआरवी लॉस अलाउ नहीं करते। डू नॉट अलाउ एनआरवी लॉस, टैक्स वाले इस एनआरवी लॉस को अलाउ नहीं करते। इसका मतलब है टैक्स वाले फिर एसेट को किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे रखेंगे। और टैक्स बेस कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब एक ये सवाल है कि क्या
ये एक परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी डिफरेंस है? हमने एनआरवी लॉस को माइनस कर दिया और हमने 2 का खर्चा बुक करके खर्चा डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और खर्चे का मतलब है पीबीटी तक खर्चा बुक हो गया। लॉसेस तो पीबीटी तक बुक हो गए ना, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनके, तो पीबीटी तक खर्चा माइनस हो चुका है। कितना खर्चा माइनस हो चुका है? 2 का। तो हमने क्या एंट्री की, या एंट्री किन किन रूल्स के मुताबिक हुई? आईएफआरएस के मुताबिक। टैक्स वालों ने क्या कहा कि ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन भाईजान बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है। देखने में आपको नॉट अलाउड टाइप चीज लग रही है, जिस तरह मैंने इंग्लिश लिखी है, लेकिन ये नॉट अलाउड पॉसिबल ही नहीं है। अगले साल क्या होगा? अगले साल जब इन्वेंट्री बिकेगी तो फर्ज करें मार्केट में थोड़ी बेहतरी आ गई, तो इन्वेंट्री बिकी 17 रुपए की, इन्वेंट्री बिकी 17 रुपए की। अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे 13 वाली चीज 17 में बिक गई। 13 वाली चीज कितने में बिक गई? अगले साल की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और टैक्स वाले कह रहे होंगे नहीं नहीं यार 15 वाली चीज 17 की बिक गई। तो टैक्स वालों ने अगले साल इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालना ही डालना है। एनआरवी लॉस नॉट अलाउड का मतलब ये नहीं है कि ये 2 रुपए टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करने देंगे। ये 2 रुपए टैक्स वाले इंशाल्लाह माइनस करने देंगे। टैक्स वाले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करने देते थे लीज में। इसका मतलब ये नहीं था कि नॉट अलाउड है, उसकी जगह रेंटल माइनस करने देते थे। तो टैक्स वाले अगर एनआरवी लॉस को माइनस नहीं करने देते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले साल ये कॉस्ट ऑफ सेल में तो खर्चा जाना है ना, तो अगले साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी अकाउंटिंग वालों की? 13। अगले साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 13, अगले साल टैक्स वालों की कॉस्ट ऑफ सेल 15, और इस साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में 2 तो डाल दिए मैंने। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है। हमने क्या किया? 2 की कॉस्ट ऑफ सेल इस साल बुक की, और जब अगले साल इन्वेंट्री बिकी तो 13 की कॉस्ट ऑफ सेल बुक की, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 15। टैक्स वालों ने क्या किया? अगले साल पूरी 15 की कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर दी। तो अब बता दें उन्होंने भी कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बुक की? 15। हमने भी कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बुक की? 15। तो इज देयर एनी डिफरेंस और देयर इज नो डिफरेंस? नो डिफरेंस। तो ये नो डिफरेंस मतलब है परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है। ओ यार छोड़ें लॉजिक शॉजिक सब फारिग कर दें, इतने से डेटा से देख लें, समझ आ रहा है आपको? कैरिंग अमाउंट क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और टैक्स बेस क्या लिया करेंगे? 15। और ये बात अपनी मेमोरी में बिठा ली कि एनआरवी का लॉस परमानेंट डिफरेंस नहीं होता। रूल बता दें कौन सा लगना है? बोले बोले बोले। ये इन्वेंट्री एसेट है, रूल लोअर वाला या ग्रेटर वाला? लोअर वाला। कितना? 2। डिडक्टेबल टेम्परेरी। और अभी मैंने आपको बता भी दिया है अगले साल हम 13 डिडक्ट कर रहे होंगे, वो ज्यादा डिडक्ट कर रहे होंगे, वो 15 डिडक्ट कर रहे होंगे, वो 2 ज्यादा डिडक्ट कर रहे होंगे। तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ये 2 हमने अभी डिडक्ट कर लिए हैं। टैक्स वाले कहते हैं सबर करो यार, एनआरवी लॉस के नाम से इसे ना डिडक्ट करो, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से डिडक्ट कर लेना अगले साल। तो दिस बकाया 2 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर इन द नाम ऑफ एनआरवी लॉस। नो, नाम जो मर्जी लगते हैं अगले साल इसका। अच्छा, करंट टैक्स की वर्किंग नोट ना करें, एक सवाल में पूरा करवाएं इसका। अभी करंट टैक्स की वर्किंग बताएं क्या करेंगे? ऐड लेस। ओ यार सोचते क्यों है? यहां देख के लोलिया करें, अकाउंटिंग वालों ने किया क्या? सोच क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग वालों ने पीबीटी तक पहुंचते क्या कर दिया होगा? लेस कर दिया होगा। टैक्स वाले कहते हैं फिलहाल लेस ना करो, तो क्या कर दें? तो करंट टैक्स की वर्किंग में कितना ऐड हो जाएगा? 2 का खर्चा ऐड हो जाएगा। आरजी तौर पे अलाउ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। 67 फाइल नहीं, पेज नंबर 549, क्वेश्चन 16। नोट करने की जरूरत नहीं कुछ, क्वेश्चन 16 कर लेते हैं। डिस्कस करंट एंड डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फॉलोइंग। पहले मैं पॉइंट 2 करा रहा हूं। एसओएफपी शोज अ स्टॉक एट 5000। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे पड़ा हुआ है? 5000 पे। द फिगर इज शोन नेट ऑफ एनआरवी लॉस ऑफ 1000। तो इस तक पहुंचते एनआरवी लॉस कितना माइनस हो चुके? अगर एनआरवी लॉस माइनस ना होता तो कॉस्ट कितनी होती? एसओएफपी में तो आपको पता है लोअर ही शो किया होगा उन्होंने। तो एसओएफपी में 5000 का पड़ा हुआ है। फिगर इज नेट ऑफ एनआरवी लॉस ऑफ 1000 एज पर टैक्स लॉस। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, लेकिन भाई ऐसे लिख भी सकते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरवी लॉस, तो फिर कुछ भी नहीं करना, फिर तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर हो जाएगी। तो अब मुझे ये बता दें इस डेटे की बुनियाद पे कि व्हाट इज द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 6000। और एनआरवी 5000। चलें जी शुरू करें। इस को डेफर टैक्स में और करंट टैक्स में शो करा दें। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। कैरिंग अमाउंट लोअर, कैरिंग अमाउंट हमेशा लोअर होगी दोनों में से। लोअर क्या? 5000। टैक्स वाले कहते हैं हम एनआरवी लॉस को नहीं मानते, तो टैक्स बेस 6000। डिफरेंस कितना फिलहाल माइनस नहीं करने दिया, ये अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से टैक्स वाले माइनस करने देंगे। 1000 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा वट एवर इट में भी। और अब करंट टैक्स की वर्किंग में
ऐड कर दें कितना, 1000, जो हमने एंट्री कर दी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 1000 कौन सा हाँ टैक्स वाले तो ऐड नहीं करेंगे। जब हम करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे ना तो टैक्स वाले कहेंगे भाईजान आपने ये 1000 रुपये से इन्वेंट्री कम कर दी है। हम कहेंगे हाँ। वो कहेंगे क्या एंट्री की है, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एंट्री की है IFRS के रूल्स के मुताबिक। वो कहेंगे नहीं यार ये खर्चा अभी बुक ना करो। तो अगर टैक्स वाले में कह रहे हैं खर्चा बुक ना करो, ऐड कर लें, बस सिंपल। तो 1000 रुपये ऐड कर देंगे हम किस नाम से, NRV लॉस के नाम से। ओके अच्छा जी, अगली चीज मुझे ये बताएं, आज तक कभी क्लास में डेटर्स की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क देखा है या प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क देखा है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है पेपर में डेटर की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क दे दे, कोई मसला नहीं। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ऊपर वाली एडजस्टमेंट पढ़ के। द बैलेंस शीट शोज नेट डेटर ऑफ 73,000। बैलेंस शीट में नेट डेटर कितने पड़े? 73,000। बैलेंस शीट शोज नेट डेटर ऑफ 73। नेट का क्या मतलब है? 73,000। यानी कैसे आए होंगे? डेटर में से प्रोविजन माइनस हुई होगी। और बैलेंस शीट का क्या मतलब है? एज ऑन। बैलेंस शीट का क्या मतलब है? एज ऑन। द बैलेंस शीट शोज नेट डेटर ऑफ 73,000। द डेटर इज शोन नेट ऑफ एन अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट ऑफ 7,000। ये एज ऑन होगी फिगर 7,000 जी। तो डेटर कितने थे कि माइनस करके ये जवाब आया 80। दिस इज द फर्स्ट ईयर डेट सच एन अलाउंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये पहला साल है कि ऐसा अलाउंस रिकॉग्नाइज हुआ है। इसका मतलब है इससे पहले ऐसा अलाउंस रिकॉग्नाइज नहीं होता था। मुझे ये बता दें कि फिर अगर मैं प्रोविजन का अकाउंट बनाना चाहूं तो फिर कैरिड ऑन कितना है? 7,000। और पहली दफा ऐसा किया है, इससे पहले ऐसा नहीं करते थे, तो ब्रॉट डाउन 0। अब मुझे बता दें कई दफा ऐसा होता है कि दो अकाउंट्स में मिसिंग दो फिगर्स हमें चाहिए होती हैं मिसिंग, लेकिन इतना डाटा नहीं होता कि दो फिगर्स आए, हम एक ही फिगर पे गुजारा चल लेते थे। अ डिडक्शन फॉर बैड डेट इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स पर्पस व्हेन डेटर एंटर्स इनटू, यानी वही जब डेटर एक्चुअली पैसा लेके भागेगा उस वक्त हम खर्चा बुक करते हैं। तो आप बता दें इधर दोनों तरफ से किधर फिगर आ रही है बैलेंसिंग? इधर आ रही है। तो ये क्या है? बैड डेट एक्सपेंस कितना? 7,000। ये सारी वर्किंग करने के बाद मुझे बताएं, अभी तक मैंने सारी बातें अकाउंटिंग की हैं, टैक्स वालों की कोई बात नहीं की। तो अब ये ऐड हो जाएगा करंट टैक्स की वर्किंग में और ये लेस हो जाएगा। लेस वाली को फिगर है ही नहीं। तो करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड कितना होगा? 7,000। क्लियर? अच्छा, जब आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपका दिल चाहे तो डेटर्स की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लिख दीजिएगा, फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका दिल चाहे ये या ये, अगर आपका दिल चाहे तो फिर प्रोविजन का कैरी डाउन लिख दीजिएगा। दोनों सूरतों में जवाब आपका सेम आएगा। कैसे? मुझे ये बताएं, डेटर इस वक्त अकाउंटिंग वालों की किताबों में कितने आ रहे हैं? 73,000। टैक्स वाले आपको पता है प्रोविजन मानते नहीं है, तो टैक्स वालों की किताबों में फर्क तो वही 7,000 का आ रहा है। और प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट 7,000 और टैक्स बेस 0। अब फटा ये रह गया कि दोनों का डिफरेंस लें तो या तो दोनों का डिफरेंस टैक्सेबल आना चाहिए या दोनों का डिफरेंस डिडक्टेबल आना चाहिए। अब अगर आपको लॉजिक याद हो तो मैंने कहा था ये 7,000 कभी ना कभी तो लोग लेके भागेंगे, जब भागेंगे तब टैक्स वाले 7,000 को क्या करने देंगे? माइनस करने देंगे। क्या मैं कह सकता हूं दिस 7,000 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? ओके, तो दिस 7,000 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो 7,000 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और यहां आप अगर रूल लगाएं तो यहां लॉजिक सोचें तो भी ठीक है, लेकिन रूल लगा दें जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। डेटर कितने हैं? 73। कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, तो डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। असल में वजह यह है कि कभी एमसीक्यू में आ गया कि डेटर की कैरिंग अमाउंट 73 है और टैक्स बेस 80 है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। आपने बस इन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेकर रूल लगा देना है। तो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, नोट कर लें। ये आपकी वर्किंग है जो मैंने सर्कल में डाल दिया, और जो मैंने डब्बे में डाला है ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के दो तरीके हैं, और जो मैंने ट्राइएंगल में डाला है
पता नहीं क्या बना है ये ट्रायंगल, ये आपकी करंट टैक्स की वर्किंग है, रोम्बस। जी जी, टैक्स बेस लिए 80,000 लिया है कि इधर देखें, टैक्स बेस क्यों 80,000 लिया है। आप टैक्स वालों की नजर में बैलेंस शीट बना लें। डेटर 80,000, टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मानते, ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट बन गई, तो इसलिए टैक्स बेस 80,000 आ गई। लेकिन टैक्स वालों की नजर में बैलेंस शीट बनाने की जरूरत कोई नहीं। ओके, पेज नंबर 332, पेज नंबर 332, पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 332, पॉइंट नंबर 2। क्या आप ये अकाउंट मुझे बना के दे सकते हैं, इसका टी अकाउंट? ये पेज खुला हुआ है आपके सामने, सिर्फ मैं एक एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। कौन सी वाली? 3 वाली एडजस्टमेंट करवा रहा हूं। 2 वाली अकाउंटिंग WDB और टैक्स बेस। क्या अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी में डिफरेंस आ सकता है? भाईजान इंटरेस्ट थोड़ा सा लेने, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, सादा सा। अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी में फर्क आ सकता है, दोनों की क्लोजिंग बीवी में फर्क आ सकता है, दोनों की डेप्रिसिएशन में फर्क आ सकता है, दोनों की डिस्पोजल्स की बीवी में फर्क आ सकता है, दोनों की एडिशन में। दोनों वालों की किसमें फर्क आ गया? कोई चीज 460 की खरीदी, टैक्स वाले कह रहे हैं 480 की खरीदी, हम कह रहे हैं नहीं 460 की खरीदी, वो कह रहे हैं नहीं 480 की खरीदी। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको शायद पता होता था 25 लाख से महंगी गाड़ी खरीदी जाती थी तो हम कहते थे 25 लाख की खरीदी। तो कई दफा कॉस्ट में भी फर्क आ सकता है। तो अकाउंटिंग वालों की कॉस्ट कुछ हो रहा है, टैक्स वालों की कॉस्ट कुछ, हालांकि हमें जेब से लग रहा था जेब से सेम पैसे गए होंगे। डन, क्लियर? ये मैंने स्काई ब्लू से लाइन हाईलाइट की है क्योंकि ये नई बात है आपके लिए। और यार इंपेयरमेंट लॉस टैक्स वाले नहीं मानते, टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते इंपेयरमेंट लॉस, बल्कि उसकी जगह टैक्स वाले ना डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं। ठीक है, तो इंपेयरमेंट अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड करते हैं इंपेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले इस सारे की जगह टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने देते हैं। टैक्स वाले सारे की जगह क्या माइनस करने देते हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले तो इंपेयरमेंट लॉस की डिस्कशन कर लेते हैं, ये आसान सी डिस्कशन है। आपने मुझे बताना है कि इंपेयरमेंट लॉस जो है क्या टैक्स वाले कहीं हम माइनस नहीं करने देंगे, तो क्या ये एक परमानेंट डिफरेंस है या टेम्परेरी डिफरेंस है? परमानेंट वाले हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में मिला के। परमानेंट वाले इंपेयरमेंट लॉस टैक्स वाले नहीं माइनस करने देंगे, ये परमानेंट डिफरेंस है, हाथ खड़ा करें। आप पीछे मत देखो, आप अपना हाथ खड़ा करो। जो कहने टेम्परेरी डिफरेंस है वो हाथ खड़ा करें। इंपेयरमेंट लॉस या इंपॉर्टेंट लॉस? इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा जी, अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि हमने 100 रुपए का एसेट खरीदे, 70 रुपए इन्होंने डेप्रिशिएट कर दिया और 30 रुपए इन्होंने इंपेयर कर दिया था। असल में इंपेयरमेंट ये होती है कि फ्यूचर की डेप्रिसिएशन जल्दी रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है, इस तरह की कोई चीज होती है इंपेयरमेंट। तो फ्यूचर में डेप्रिशिएट करना था लेकिन एकदम इंपेयर हो गया, कोई ऐसा फटा पड़ गया, तो अकाउंटिंग वालों ने इतना डाल दिया। टैक्स वालों ने कहा बबलूस ये 100 इंशाल्लाह माइनस आपको करने देंगे, चाहे 50 साल में माइनस करने दें, लेकिन हम डेप्रिसिएशन के नाम से ही माइनस करने देंगे। आप बता दें अकाउंटिंग वालों ने सारे सालों में कितना खर्चे में डाला? 100, और टैक्स वालों ने सारे सालों में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंपेयरमेंट लॉस और एनआरबी लॉस एक परमानेंट डिफरेंस है या ये दोनों टेम्परेरी डिफरेंस है? टेम्परेरी डिफरेंस, इसलिए इंपेयरमेंट लॉस को कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं कहना आपने। ठीक है जी। और अकाउंटिंग मुझे बता दें होगा क्या करंट टैक्स की वर्किंग में? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस उलट जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। डन। तो इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट अ
परमानेंट डिफरेंस, इट इज हम इंपेयर कर रहे होते हैं, वो लोग उसकी जगह क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो लीज में उसकी जगह क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रेंटल। क्लियर? तो इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, इट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारे और टैक्स वालों की एसेट की कॉस्ट में फर्क आया है। एसेट की कॉस्ट में क्या आया है, फर्क आया है। वो इधर देखें जरा, आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने में आपने एंट्री की फिक्स्ड एसेट डेबिट और पेएबल क्रेडिट 110 रुपए से। जब आप पे करने गए तो डॉलर रेट चेंज हो गया हुआ था, तो आपने क्या किया, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट, कितने से, 2 रुपए से। टैक्स वालों ने कहा कि यार ऐसा ना करो, ये जो लॉस आया है ना आपको, कितने के क्रेडिटर थे, 110 के, लेकिन डॉलर रेट चेंज होने की वजह से कितने पे करने पड़े, ये बहुत पुराना पाकिस्तान जहन में ले आए, डॉलर जब 112 रुपए का होता था तो कितने रुपए पे करने पड़े, 112। ये जो लॉस आया, इस लॉस के बारे में टैक्स वालों ने कहा यार इस लॉस को डाल दो चुप करके, इसको जरा इधर करो, इस लॉस को डाल दो किसमें, बोले 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 बोले, एसेट की कॉस्ट में डाल दो। तो क्या एंट्री की टैक्स वालों ने, फिक्स्ड एसेट डेबिट, ये 2 रुपए खर्चे में डाला या टैक्स वालों ने फिक्स्ड एसेट में डाला। हमने IAS 21 फॉलो किया है, एक्सचेंज लॉसेस P&L में जाते हैं, हमने IAS 21 फॉलो किया, एक्सचेंज लॉसेस P&L, ये मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम जब पे होता है तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन होती है, या फिर पेमेंट के ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस आता है, और एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाता है, P&L के अंदर जाता है। और टैक्स वालों ने क्या कहा, एक्सचेंज लॉस को कहां डालो। निहायत ही अजीब बात मुझे लग रही है, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो सेक्शन 76 रिवाइज कीजिएगा। हम एक्सचेंज लॉस एसेट की कॉस्ट में डालते थे, या हम एक्सचेंज लॉस एसेट की कॉस्ट में डालते थे, लेकिन छोड़े पर खैर नहीं, टैक्स पढ़ा हुआ कोई मसला नहीं। टैक्स वाले ये कह रहे हैं, आप बता दें जी ये कौन से रूल्स हैं, IFRS, कौन सा स्टैंडर्ड, IAS 21, और ये बोले 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 टैक्स रूल्स, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टैंडर्ड का नाम ना के लिखवाइएगा, ये टैक्स रूल्स हैं। खड्डा क्या पड़ा, वो क्या कहते हैं, इस सफे पे नीचे जगह खाली है, चलें इस सफे पे नोट कर लें ये बात। ये इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग क्या देंगे, एक्सचेंज गेन या लॉस की ट्रीटमेंट में किन किन में फर्क है, अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में। अकाउंटिंग वाले IAS 21 की रोशनी में कहां डालते हैं गेन लॉस, P&L में, और टैक्स वालों ने क्या कहा, एसेट की कॉस्ट में डालो। यार ये कोई परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है, हमने एक्सचेंज लॉस डाल दिया वो डेप्रिशिएट कर देंगे, खर्चे में तो दोनों ने डाल देना। आप बता दें कि इनकी बैलेंस शीट में PP कितने में आ रहा होगा, 110, और इनकी बैलेंस शीट में PP, तो बता दें एडिशन में फर्क पड़ गया, तो ये फर्क पड़ा एडिशन में, उन्होंने 110 पे रिकॉर्ड किया है, इन्होंने किस पे रिकॉर्ड किया है, 112 पे। तो क्या दोनों की कॉस्ट में भी फर्क आ सकता है, वजह क्या बनी, हमने 2 कहां डाल दिया, हमने दो कहां गया, साधारण पूछे 2 कहां गया, P&L में, और टैक्स वाले क्या कहते हैं, एसेट में डालो, और आइंदा टैक्स सेक्शन के नाम से माइनस कर लेना, कोई मसला नहीं। क्लियर? चलें जी, अब आप मुझे इस एडजस्टमेंट की वो करवा दें। यू पीपल टेक टू मच टाइम समटाइम्स। अच्छा जी, सुबह सुबह से हमने कौन से कॉन्सेप्ट किए हैं, जरा एक दफा नजर मार लें सारे। सुबह नहीं देखने की कोई जरूरत नहीं। सुबह सुबह हमने आती अंडर और ओवर प्रोविजन की डिस्कशन की थी, ठीक है, उसमें एक 15 मिनट की डिस्कशन हुई थी, उसको डस्टबिन में फेंक दिया हमने, ठीक है। बाकी पास पेपर का क्वेश्चन 106 हमारा हो गया था। फिर उसके बाद हमने NRV लॉस की डिस्कशन की थी, उसमें क्या बात की थी, हम कैरिंग अमाउंट में लोअर ऑफ पे शो करेंगे, एक्सेलेंट, और टैक्स बेस में पूरे कॉस्ट के ऊपर शो करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो डिडक्टेबल इन फ्यूचर होगा, और करंट टैक्स की वर्किंग में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डेटर की डिस्कशन हुई थी, वो बड़ी आसान है। उसके बाद हमने अगली डिस्कशन की, अकाउंटिंग वाले इंपेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं दोनों की जगह एक ही चीज रिकॉर्ड कर लो, टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लो। और आखिरी बात हमने ये की कि एक्सचेंज लॉस अकाउंटिंग वाले P&L में डाल देते हैं, और टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में डाल देते हैं।
अच्छा जी, इस डेटे को सामने रखते हुए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आपने मुझे बतानी है। कैरिंग अमाउंट 1474 अजूबा, और टैक्स बेस 1220। लिखी हुई फिगर्स भी कभी खुदा के लिए आसानी से लिखा है, नहीं सर इतनी इजी मार्क्स नहीं आए दे सकता कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दे दे। तो बताएं जी इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट। पीपी बोले 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 बोले, कैरिंग अमाउंट कितनी 14 और टैक्स बेस 1220। ये कौन सी वर्किंग हो गई? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। अब कौन सी वर्किंग? करंट टैक्स की वर्किंग। करंट वर्किंग के लिए मैं आपको एक आधा मिनट दे रहा हूं, ये दोनों लाइनें पढ़ लें और कर दें करंट टैक्स की वर्किंग। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि सोचा करें अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्री कर दी और टैक्स वाले उसकी जगह क्या चाह रहे हैं। अब मिजाज आपका बन गया है तकरीबन। कर दें करंट टैक्स के एक्सट्रैक्ट्स बना दें इस एडजस्टमेंट के। इसी एडजस्टमेंट के आगे यहीं को ऐड के आगे 2-3 लफ्ज लिख दें, लेस के आगे 2-3 लफ्ज लिख दें, यहीं लिख दें शक। ऐड के आगे कोई 2-3 लफ्ज और लेस के आगे। चले मैं भी यहीं लिख देता हूं। करंट टैक्स ऐड और लेस। अकाउंटिंग डेप्शन और इंपेयरमेंट की जगह क्या माइनस कर दूं? टैक्स सेक्शन माइनस कर दूं। ऐड करें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस। कितना? 72 और 470। और लेस क्या कर दूं इसकी जगह? टैक्स फॉलोइंग डिडक्शन। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको याद रहे इंपेयरमेंट लॉस कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। कितना हो गया? 284। अकाउंटिंग डेप्शन और इंपेयरमेंट लॉस की जगह टैक्स माइनस होगी। इंपेयरमेंट लॉस टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, इसका मतलब ये नहीं कि नेवर अलाउड, मैं किसी वजह से उठाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि नेवर अलाउड, कोई मसला नहीं, डेप्रिसिएशन के नाम से अलाउ हो जाएगा। और आगे चलें, इसका सोचें क्या करना है। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन एडिशंस। डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन, अच्छा पहले बताएं किन की एडिशन ज्यादा है? टैक्स वालों। किसका मतलब है टैक्स वालों ने कोई चीज एडिशन में डाली है जो अकाउंटिंग वालों ने एडिशन में नहीं डाली। टैक्स वालों ने कोई चीज एडिशन में डाली है जो अकाउंटिंग वालों ने एडिशन में नहीं डाली। रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर टैक्स रूल्स। टैक्स वालों ने इसे एसेट की कॉस्ट बना दिया है, अकाउंटिंग वालों ने क्या किया होगा? लिखें लिखें लिखें, IAS 21 चार्जेस लॉस इन P&L। ये बड़ा करके लिखें। IAS 21 कहां डालता है इस 20 को? क्यों नहीं नजर आ रहा ये 20 इस 460 में? P&L में गया हो ना ये 20। अब बताएं क्या करूं? एक्सेलेंट, ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? एक्सचेंज लॉस जो कहां माइनस हो चुका है? P&L में माइनस हो चुका है। एक्सचेंज लॉस किन्होंने रिकॉर्ड कर लिया होगा? अकाउंटिंग वालों ने। वो आप ऐड कर दें। कितना? और यार टेंशन ना लें, ये जो 480 इसमें पड़ा है ना उसका 20 वो इंशाल्लाह डेप्रिशिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये डेप्रिशिएट में ये डेप्रिशिएट होकर फर्क हो जाए ना, इस 20 की टेंशन ना लें। इट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, इट इज ओनली अ टेम्पोरेरी डिफरेंस। ये एक सिर्फ कौन सा डिफरेंस है? टेम्पोरेरी डिफरेंस है। क्लियर? यार वो आपको शुरू करवाना है, मैंने रिवैल्यूएशन कल से, तो टेस्ट डिस्कस कर लें। कौन सा पेज है? टेस्ट नंबर कौन सा है? ओहो, मुझे अफसोस रहेगा जो 15 मिनट आज जाया हुए। ये जिंदगी के अफसोसों में से एक अफसोस साथ चलेगा। अच्छा नहीं कोई इतना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं था। जी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको स्पेशली। जी भाई पॉइंट 2 कल मैंने आपको कहा था पढ़ाऊंगा टेस्ट नंबर 5 में। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20। अच्छा हमारा सवाल किस साल का? सिर्फ 2020 का। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20। पीपी किनके मुताबिक? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक।
और बोले पीपी किन के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। पीपी टैक्स रूल्स के मुताबिक। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20। मैंने आपको कहा था कि जो डेटा अवेलेबल हुआ करे ना उसको एज इट इज लिखने की कोशिश किया करें। एंड पे अगर कैरी डाउन बीवीज नेगेटिव में जा रही हो तो अजम्पशन लें, वरना अजम्पशन ना लें। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन पीपी नहीं, इंटेंजिबल होगा मेरे ख्याल से, कोई इंटेंजिबल। और अब्दुल्ला को बताना जो बुक पब्लिश हो रही है उसमें भी ऐसे पीपी लिखा चला जाना है। अच्छा, तो इंटेंजिबल होगा अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। और ये किसकी अमोर्टाइजेशन? टैक्स वालों की। और ये किसकी? अब इंग्लिश का फिक्रा पढ़े। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 20। हाँ, ये 0 लिखिए। आगे 2019 में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 12। हमने 1 मिनट में ना ओपनिंग नहीं, ओ पुत्र ये ओपनिंग नहीं है। ब्रैकेट में मतलब होता है कि इस पे रखो हाथ और अब पढ़ो। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन इन 19 बाय ₹12। तो इसका मतलब है सवाल 20 का है, सवाल 2020 का है, लेकिन हमें तंग करने के लिए किस साल का डेटा दे रहा है? 19 में क्या कहानी थी? इन 2019 अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एक्सीडेड द टैक्स अमोर्टाइजेशन बाय 12, नहीं बाय 0 आ जाएगा, सॉरी बाय 12। डन। आगे बढ़े। एज ऑन 31/12/20। ये 31/12/19 है, ये 31/12/20 है, ये 31/12/19 है, ये 31/12। एज ऑन 31/12। असल में भाई क्या कुछ समझ नहीं आ रही है में करे क्या, वो बस इसकी पंगे डालने लग गया जो कि ये के पंगे ही नहीं है, क्योंकि इतना आसान स्टैंडर्ड कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बच्चे पकड़ के अकाउंटिंग टैक्स में ऐड करके रेंटल मैनेज करने चलो हुई थी। तो अब वो इन चक्करों में डालने लगे वो जी। एज एट 31 दिसंबर तक कैरिंग, अब कहते लब्बो जो चीजें मैं नहीं दे रहा, तो एज एट 31 दिसंबर 2020 कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एक्सीडेड देयर टैक्स बेस बाय 145। एज एट 31 दिसंबर 20 द कैरिंग वैल्यू एक्सीडेड द टैक्स बेस बाय 145। क्लियर? अच्छा जी, अब आप फिलहाल जरा 2019 को पेंडिंग पे डालें, 2019 को पेंडिंग पे डालें। 20 के अंदर क्या मैं बिला वजह बोंगी मारूं कि कोई एडिशन हुई होंगी? कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्या बिला वजह सोचूं कोई डिस्पोजल हुई होंगी? ये तो ऐसे ही अपने आप को तंग करने की जरूरत है। क्या बिला वजह सोचूं एडिशन हुई है? क्या बिला वजह सोचूं डिस्पोजल हुई है? क्या मैं बीडीज बैलेंसिंग निकालूं? जी बिल्कुल निकालने बीडीज बैलेंसिंग, बीडी निकालने बैलेंसिंग। बोलो 165। और बीडी बैलेंसिंग निकालें, बैलेंसिंग डेटा अवेलेबल है, बैलेंसिंग निकालें। कितना आ गया? 0। असल में इस सवाल में ना डेफर्ड टैक्स की वर्किंग 19-20 दोनों की मांगी थी, लेकिन करंट टैक्स सिर्फ 20 का मांगा था। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग 20 की भी मांगी थी और 19 की भी मांगी थी। जिसे मैं कहता था डीटीएल या ए ओपनिंग मिसिंग है, तो एवरी पॉसिबल एफर्ट करें। तो सवाल खुद बता रहा है कि 19 का निकालो, तो DTL/A एज एट वाली वर्किंग कितनी दफा करनी है? 2 दफा। 31/12/20 पे भी खड़े होके और 31/12/19 पे भी खड़े होके। ये वर्किंग आपने कितनी दफा करनी है? 2 बार। ये 31/12/20 की वर्किंग हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं जा रही। और ये 31/12/19 पे खड़े होकर वर्किंग हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है फिगर्स पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं जा रही। अब ये सारा करने के बाद हमने सोचा कि जो ऊपर वाला 12 है ये क्यों दिया हुआ है? ये ऊपर वाला 12 है ये क्यों दिया हुआ है? सब ये ऊपर वाला 12 क्यों दिया है? ये सोच हमें कहां तक लेके जा सकती है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सोच हमें लेके जाएगी, यार फिर तू कैरी डाउन आ जाए थे, तू कैरी डाउन आ जा। ये सोच कहां किस लेवल तक लेके जा सकती है हमें? तो यार तू इथे आ जा, तू इथे आ जा। इस साल में बीडी डिस्पोजल नहीं होंगे। बीडी 177 और बीडी 0, बीडी 0 आया। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, जो पॉसिबल डाटा था उससे यही हो सकता था। एडिशन डिस्पोजल सवाल में हमेशा अज्यूम किया करेंगे निल है, अनलेस के सवाल खुद बता दे, अनलेस के सवाल खुद बता दे। और एक बात तो ऑब्वियस होती है, बाय डिफॉल्ट बीवी डेप्रिशिएट तो होगी, ऐसा नहीं होता कि डेप्रिशिएशन नहीं आ सकती किसी साल। ठीक है जी। यहां तक अब ये सारा डाटा फिल करने के बाद अगर सवाल वाला मेरे से 31/12/20 का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, 31/12/19 की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस
और 31, 12, 18 के कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बी मांगता तो मैं दे देता। और यहां पे खड़े होके अगर सवाल मेरे से 2 साल की करंट टैक्स की वर्किंग बी मांगता तो मैं दे देता। कैसे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड करते, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो अमोर्टाइजेशन ऐड करते और टैक्स वाली क्या करते, माइनस करते। लेकिन पता चला सवाल ने तो ना इस साल की करंट मांगी है ना, क्योंकि बीडी से हमारा गुजारा चल रहा है। तो इन द एंड मुझे भी टी अकाउंट खोल के पता चला था कि 12 को इग्नोर करना है। जब ये सवाल आया ICAP में तो मैंने भी तो सॉल्व किया होगा ना। तो टी अकाउंट खोलता रहा और डेटा लिखता रहा, टी अकाउंट खोलता रहा, डेटा लिखता रहा। जो टी अकाउंट में डेटा आता है बंदा यही कर सकता है ना, पेपर में क्या कर सकता है, जो टी अकाउंट में डेटा है वो लिखता रहा। इन द एंड सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चला कि 12 वाज ऑफ नो यूज, तो घूरी मारी बहुत चलाएं। इस पे आपका सवाल चल रहा है। ओके बबलू, अच्छा ये पॉइंट 1 हो गया। और कौन सा पॉइंट था? 3 हो गया था। और कौन सा था? 4 हो गया था। 4 कल करवा दिया था। 5 डिविडेंड का टैक्स रेट वो डिफरेंट था 15%, ये हो गया। 6 भी हो गया था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो अब रिकंसिलिएशन कितने लोगों की टैली होगी थी? अच्छा, अब ये क्वेश्चन 5 कितने लोग होमवर्क में करके आए हैं? कितने लोगों ने आज करना है? तो आज तो मैं कोई और दूंगा सवाल। अच्छा MCQ 2 यार, जाने दो यार, खुदा का खौफ करो यार, ये पंगे लेता है इस वक्त में बैठ के। MCQ 2 इधर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीज एग्रीमेंट आर ट्रू? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, रेंटल माइनस किए जाते हैं, राइट ऑफ यूज की टैक्स बेस निल होती है, कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस निल होती है, रिजल्टिंग इन TTD, बिल्कुल, क्योंकि जब ROU की कैरिंग अमाउंट होगी और टैक्स बेस 0 होगी तो जवाब TTD आएगा। और लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस 0 होती है, जिसकी वजह से तो चारों ऑप्शंस टिक थी। कितने लोगों ने जबरदस्ती 2 या 3 टिक की थी? अच्छा, अब मोहतरम ठीक है, इंशाल्लाह इसको क्लोज करें, रिकॉर्डिंग को। ऑनलाइन वालों आज एक और लेक्चर अपलोड होगा, क्लोज करें।